द हिंदू अखबार के संपादकीय विश्लेषण में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं भारत के एक बहुत बड़े मैरीटाइम पैकेज पर। एक ऐसा पैकेज जो देश के जहाज निर्माण उद्योग की पूरी तस्वीर बदलने का दम रखता है। तो हाल ही में सरकार ने एक बहुत बड़े वित्तीय पैकेज का ऐलान किया है। अमाउंट इतना है, ये है 69,725 करोड़ रुपए। मतलब हम इसे करीब करीब 70,000 करोड़ रुपए मान सकते हैं। और ये पैसा भारत के समुद्री और जहाज निर्माण उद्योग में आप कह सकते हैं एक नई जान फूंकने के लिए है। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है, क्या सिर्फ पैसा ही काफी है? क्या इतने पैसे से ये समस्या सुलझ जाएगी? खासकर तब जब हम जानते हैं कि 2015 में भी ऐसी ही एक कोशिश हुई थी और वो सच कहें तो कुछ खास कामयाब नहीं रही थी। तो सवाल ये है कि इस बार क्या अलग होने वाला है? तो चलिए इस पूरे मामले को थोड़ा गहराई से समझते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि ये नई पहल आखिर है क्या। फिर हम दुनिया से अपनी तुलना करेंगे कि ग्लोबल बेंचमार्क क्या कहते हैं। उसके बाद हम भारत की जो सबसे बड़ी रुकावटें हैं उन्हें समझेंगे। फिर बात करेंगे उस मिसिंग लिंक की, उस एक गायब कड़ी की जो शायद सबसे अहम है। और आखिर में देखेंगे कि आगे का रास्ता क्या हो सकता है। तो सबसे पहले बात करते हैं इस नई पहल की। आखिर ये 2025 का शिप बिल्डिंग पैकेज है क्या और इसके लक्ष्य क्या हैं? देखिए, इस शिप बिल्डिंग रिवाइटलाइजेशन पैकेज का मकसद बिल्कुल साफ है। हमारे शिपयार्ड्स को अपग्रेड करना, उन्हें मॉडर्न बनाना, जो छोटे छोटे सहायक उद्योग हैं उन्हें बढ़ावा देना और जो जहाज़ों के मालिक हैं उनकी मदद करना। अल्टीमेट गोल ये है कि भारत की जहाज़ बनाने की क्षमता को 4.5 मिलियन ग्रॉस टन तक पहुंचाया जाए। आपको बता दूं कि ये पैकेज 2026 में ख़त्म हो रही पुरानी पॉलिसी की जगह लेने वाला है। लेकिन इस नई पहल की ज़रूरत आखिर पड़ी ही क्यों? अगर हम पिछले 10 साल का रिकॉर्ड देखें तो तस्वीर बिल्कुल साफ हो जाती है। एक तरफ है डिफेंस ऑर्डर्स। हाँ, उनकी वजह से कुछ सरकारी शिपयार्ड्स चलते रहे, उन्हें काम मिलता रहा। लेकिन दूसरी तरफ जो मर्चेंट शिप्स हैं, यानी व्यापारिक जहाज, उनके नाम पर पूरे 10 साल में बने सिर्फ 6, वो भी छोटे छोटे जहाज। मतलब ये आंकड़ा ही अपने आप में बता देता है कि हालात कितने सीरियस हैं। तो सवाल ये उठता है कि दुनिया के जो बड़े खिलाड़ी हैं जैसे चीन, दक्षिण कोरिया, वो ऐसा क्या अलग कर रहे हैं जो हम नहीं कर पा रहे? चलिए अब वैश्विक मानकों से भारत की तुलना करके देखते हैं। और यहीं पर जो सबसे बड़ा, सबसे चौंकाने वाला फर्क है वो है समय का। आप देखिए, दुनिया में जहां एक बड़ा सा व्यापारिक जहाज बनाने में करीब 1 साल लगता है, वहीं भारत में इसी काम में 2 से 3 साल लग जाते हैं। अब जरा सोचिए, किसी शिप ओनर का करोड़ों रुपया 2 साल ज्यादा तक बस फंसा हुआ है, कोई रिटर्न नहीं, कोई कमाई नहीं। तो जाहिर सी बात है, ये एक बहुत बड़ी अड़चन है। तो सवाल ये है कि बाकी दुनिया में ये काम इतनी तेजी से हो कैसे रहा है? कोरिया, जापान और चीन के जो शिपयार्ड्स हैं, उन्होंने तो इसे एक साइंस बना दिया है, एक आर्ट बना दिया है। वो जहाज को एक एक स्क्रू लगाकर नहीं बनाते, बल्कि वो जहाज के बड़े बड़े हिस्से, जिन्हें ब्लॉक्स कहते हैं, उन्हें पहले ही बाहर तैयार कर लेते हैं, बिल्कुल लेगो ब्लॉक्स की तरह। फिर आती है विशालकाय क्रेनें, जो इन हजारों टन के ब्लॉक्स को उठाकर एक असेंबली लाइन पर रखती हैं और बस उन्हें वेल्ड कर दिया जाता है। इसका नतीजा, कील रखने से लेकर जहाज के पानी में उतरने तक का सफर सिर्फ 3 से 4 महीने में पूरा हो जाता है। ठीक है, अगर दुनिया में ये प्रक्रिया इतनी एफिशिएंट है, तो फिर भारत में इतनी धीमी क्यों है? चलिए अब उन असली वजहों को समझते हैं, उन बाधाओं को देखते हैं जो हमारी रफ्तार पर ब्रेक लगा रही हैं। असल में समस्याएं कई लेवल पर हैं। हमारे पास उन विशाल क्रेनों की कमी है जो वो बड़े बड़े तैयार ब्लॉक्स उठा सके। हमारे शिपयार्ड्स उतने लंबे नहीं हैं कि एक एफिशिएंट असेंबली लाइन की तरह काम कर पाएं। और सिर्फ इतना ही नहीं, जहाज के लिए जो छोटे मोटे पुर्जे बनाने वाली सहायक इंडस्ट्री चाहिए, उसका भी एक मजबूत इकोसिस्टम नहीं है। और न ही हमारे पास स्किल्ड कारीगरों को तैयार करने के लिए अच्छे ट्रेनिंग सेंटर्स हैं। ये सब चीज़ें मिलकर देरी और लागत दोनों को बढ़ा देती हैं। लेकिन एक मिनट, मान लेते हैं कि हमने ये सारी फैक्ट्रियां ठीक कर लीं, शिपयार्ड्स को भी वर्ल्ड क्लास बना दिया, तो क्या समस्या सुलझ जाएगी? शायद नहीं, क्योंकि अब हम इस विश्लेषण के सबसे ज़रूरी हिस्से पर आ रहे हैं, और वो है मांग की कमी। ये एक ऐसी समस्या है जो शायद इंफ्रास्ट्रक्चर से भी बड़ी है, क्योंकि असली मुद्दा सिर्फ ये नहीं है कि जहाज़ों को बनाना कैसे है। असली मुद्दा ये है कि उन्हें खरीदेगा कौन, और यही इस पूरी कहानी का निचोड़ है। भारत में बने जहाज़ों के लिए पक्के खरीदार ही नहीं है, डिमांड ही नहीं है।
और देखिए खुद जहाज के मालिक भी यही बात कह रहे हैं। ये कोट उनकी पूरी दुविधा को एकदम साफ कर देता है। भारतीय जहाज मालिक भारतीय यार्ड्स में होने वाली देरी और लागत वृद्धि के कारण नए जहाज़ों में निवेश के लिए कोई दीर्घकालिक मांग नहीं देखते हैं। मतलब साफ है, उन्हें भरोसा ही नहीं है कि अगर वो भारत में जहाज बनवाएंगे तो वो समय पर बनेगा, सही कीमत पर बनेगा और सबसे बड़ी बात, उसे आगे काम मिलेगा भी या नहीं। तो अगर प्रॉब्लम की असली जड़ डिमांड की कमी है, तो इसका इलाज क्या है? चलिए अब समाधानों पर बात करते हैं और देखते हैं कि एडिटोरियल के हिसाब से आगे का रास्ता क्या हो सकता है। तो एडिटोरियल में कुछ बहुत ही प्रैक्टिकल सुझाव दिए गए हैं, जैसे क्यों ना सरकारी कंपनियों को ये कहा जाए कि वो जो कोयला और कच्चा तेल बाहर से मंगाती हैं, उसके लिए भारतीय जहाज़ों के साथ लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट करें। इससे क्या होगा? जहाज मालिकों को एक गारंटी मिल जाएगी कि भाई सालों तक उनके जहाज को काम मिलता रहेगा। और यहाँ एक बहुत ही कमाल का एक फ्यूचरिस्टिक सुझाव भी है कि जो हमारे ग्रीन फ्यूल एक्सपोर्ट के प्रोजेक्ट्स हैं, उन्हें मेड इन इंडिया ग्रीन जहाज़ों के इस्तेमाल से जोड़ दिया जाए। यानी जो ग्रीन फ्यूल बनाएगा वो उसे एक्सपोर्ट करने के लिए भारत में बना जहाज ही इस्तेमाल करेगा। और ये हमें इस विश्लेषण के सबसे बड़े सवाल पर लाकर छोड़ता है, क्या भारत सिर्फ बेहतरीन शिपयार्ड बनाकर एक वर्ल्ड क्लास इंडस्ट्री खड़ी कर सकता है, बिना ये गारंटी दिए कि उन शिपयार्ड्स में बने जहाज़ों को एक लंबा और पक्का काम भी मिलेगा? शायद इसी सवाल के जवाब में इस पूरे उद्योग का भविष्य छिपा है। हमारा दूसरा संपादकीय विषय है पिच पर राजनीति, भारत पाकिस्तान क्रिकेट राइवलरी। तो बात हो रही है एशिया कप की उस फाइनल की, जो असल में सिर्फ एक क्रिकेट मैच है ही नहीं, ये तो इतिहास, राजनीति और जुनून, इन सब का एक मैदान बन चुका है। मुकाबला जो हो तो पहली बार रहा है, लेकिन अपने साथ समझिए दशकों का तनाव लेकर आया है। तो आज के हमारे इस विश्लेषण में क्या क्या है? सबसे पहले समझेंगे कि एक ऐतिहासिक फाइनल क्यों है, फिर बात करेंगे पिच पर जो पॉलिटिक्स दिख रही है उसकी, इसके बाद देखेंगे कि दोनों टीमों के स्किल में कितना बड़ा गैप आ गया है, और हाँ, उस पुराने दौर को भी याद करेंगे जब मुकाबला कांटे का होता था, और आखिर में बात होगी फाइनल शोडाउन की। चलिए शुरू करते हैं पहले सेक्शन से। ये एक रेयर समिट है, एक अपूर्व फाइनल, पर क्यों है ये इतना अनोखा? देखिए, बात यह है कि 1984 से जब से ये टूर्नामेंट शुरू हुआ है, तब से आज तक इंडिया और पाकिस्तान कभी भी एशिया कप के फाइनल में आमने सामने नहीं आए, कभी नहीं। और बस यही एक बात इस मैच को हिस्टोरिक बना देती है। ये सिर्फ एक खेल नहीं है, ये करोड़ों लोगों की उम्मीदों और जज्बातों की टक्कर है। तभी तो इसे ब्रॉडकास्टर्स के लिए किसी सपने के सच होने जैसा कहा जा रहा है। लेकिन इस ऐतिहासिक मैच पर ना खेल से ज्यादा सियासत का साया मंडरा रहा है, और यहीं से हम आते हैं अपने दूसरे सेक्शन पर, पिच पर पॉलिटिक्स। ये जो कहावत है ना, वॉर माइनस द शूटिंग, यानी बिना गोलीबारी की जंग, ये इस मुकाबले के लिए अक्सर इस्तेमाल होती है। और हाल में जो कुछ हुआ है उसने तो इस बात को जैसे और पक्का कर दिया है। हवा में जो टेंशन है वो साफ महसूस की जा सकती है। और ये तनाव सिर्फ बातों तक ही सीमित नहीं रहा, ये मैदान पर भी खुलकर दिखा। एक तरफ भारतीय टीम ने मैच के बाद हाथ मिलाने की जो रस्म होती है उससे इनकार कर दिया, जो अपने आप में एक बहुत बड़ा पॉलिटिकल स्टेटमेंट था। दूसरी तरफ पाकिस्तान के खिलाड़ियों ने, किसी ने बल्ले को बंदूक की तरह इस्तेमाल किया, तो किसी ने फाइटर प्लेन को मार गिराने जैसे इशारे किए। और ये सब कुछ हो रहा था पहलगाम आतंकी हमले और ऑपरेशन सिंदूर जैसी घटनाओं के ठीक बाद। तो एक तरह से खेल का मैदान सिंबॉलिक जंग का अखाड़ा बन गया। अब यहां पर एक बड़ा सवाल खड़ा होता है, और कई विश्लेषक ये मानते भी हैं। सवाल ये कि क्या अपना विरोध जताने का ये सही तरीका था? सोर्स का तर्क ये है कि मैदान पर उतरकर खेल के प्रोटोकॉल को तोड़ने से कहीं बेहतर होता कि मैच खेलने से ही मना कर दिया जाता। वो एक ज्यादा क्लियर और ज्यादा पावरफुल प्रोटेस्ट होता। तो खैर, मैदान के बाहर तो ये सारा ड्रामा चल ही रहा है, लेकिन पिच पर कहानी बिल्कुल अलग है। और यही हम अपने तीसरे सेक्शन पर आते हैं, स्किल का बढ़ता गैप। क्या ये राइवलरी अब वन साइडेड हो चुकी है? इस पूरी पॉलिटिकल गहमागहमी के बावजूद एक सच ये है कि हाल के कुछ सालों में भारत ने मैदान पर एक तरफा राज किया है। मैच इतने वन साइडेड हुए हैं कि उनमें वो जो स्पोर्टिंग थ्रिल होता था, वो जो रोमांच था, वो जैसे गायब ही हो गया है। और ये फर्क खिलाड़ियों के फॉर्म में साफ नजर आता है। एक तरफ भारत के अभिषेक शर्मा हैं जो अपने बेस्ट फॉर्म में हैं, शुभमन गिल हैं जो खूब रन बना रहे हैं, कुलदीप यादव हैं जो कमाल कर रहे हैं, और दूसरी तरफ हैं पाकिस्तान, बांग्लादेश और श्रीलंका जैसी टीमें जो एक तरह से ठहर सी गई हैं। अब पाकिस्तान की अगर कोई उम्मीद है तो वो है उनके पेसर्स का एम्बुश।
मतलब एक ऐसा घातक स्पेल जो अचानक मैच का पासा पलट दे। लेकिन सवाल ये है कि क्या यह राइवलरी हमेशा से ही ऐसी थी? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। चलिए एक नज़र डालते हैं उस दौर पर। हमारा चौथा सेक्शन, बीते ज़माने की गूंज, जब हर मुकाबला कांटे की टक्कर का होता था। 80s और 90s का जो दौर था, अरे उस वक्त तो हर मैच में सांसें अटक जाती थीं। आखिरी गेंद तक नहीं पता होता था कि जीतेगा कौन। और जावेद मियांदाद का वो छक्का चेतन शर्मा की आखिरी गेंद पर, वो तो आज तक लोगों के जहन में ताज़ा है। लेकिन आज की सच्चाई इससे एकदम अलग है। आज वो टक्कर, वो रोमांच कहीं गुमसा हो गया है। पुरानी पीढ़ी के जो इंडियन फैंस हैं, उनके लिए जावेद मियांदाद का वो आखिरी गेंद वाला छक्का एक ऐसा जख्म है जो शायद कभी भरता नहीं। आज के मैचों में बस यही इमोशनल डेप्थ, यही जुनून मिसिंग है। वही जुनून जो कभी इस राइवलरी की जान हुआ करता था। तो इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए अब सीधे चलते हैं फाइनल मुकाबले पर। हमारा 5वां और आखिरी सेक्शन, द फाइनल शोडाउन। दुबई में आखिर क्या उम्मीद की जा सकते हैं? तो देखिए, संडे को जो फाइनल होने वाला है उसमें डिफेंडिंग चैंपियन भारत को ही क्लियर फेवरेट माना जा रहा है। इसमें कोई दो राय नहीं, अगर हम हाल के परफॉर्मेंस को देखें तो असल में ये मुकाबला है भारत की बेहतरीन स्किल, उसकी बैटिंग फॉर्म और स्पिन के खिलाफ पाकिस्तान के पेस अटैक का। भारत की तरफ से अभिषेक शर्मा और शुभमन गिल जैसे गेम चेंजर्स हैं, तो वहीं पाकिस्तान की सारी उम्मीदें शाहीन अफरीदी और उनके साथी पेसर्स पर टिकी हैं, जो जैसा कि हमने कहा कभी भी मैच पलट सकते हैं। और ये सारी बातें हमें आखिर में एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर खड़ा कर देती हैं कि जब किसी राइवलरी का इतिहास, उसका अतीत, उसके आज से ज्यादा रोमांचक हो, तो फिर उसका भविष्य क्या है? ये एक ऐसा सवाल है जो आने वाले कई सालों तक इस ऐतिहासिक मुकाबले के मायने तय करता रहेगा। तो आज का हमारा तीसरा संपादकीय विषय है नेपाल में जो हालिया राजनीतिक उथल-पुथल मची है उस पर। काठमांडू में जो कुछ हुआ ना, उसने वाकई पूरे दक्षिण एशिया का ध्यान अपनी तरफ खींचा है। तो चलिए समझते हैं कि आखिर ये संकट शुरू कैसे हुआ और इसके गहरे मायने क्या हैं। तो देखिए, इस पूरे संकट की जो शुरुआत हुई वो हुई सितंबर 2025 में। हुआ ये कि देश की जो युवा पीढ़ी है, मतलब जेन ज़ी, वो काठमांडू की सड़कों पर उतर आई। और ये विरोध प्रदर्शन मतलब इतनी तेजी से फैले कि सरकार भी पूरी तरह से हैरान रह गई। उसे संभलने का मौका तक नहीं मिला। और जो घटनाक्रम था वो मतलब अविश्वसनीय रूप से तेज था। देखिए, 8 सितंबर को विरोध प्रदर्शन शुरू हुए और पुलिस की जो कठोर प्रतिक्रिया थी ना, उसने तो मानो आग में घी का काम कर दिया। जनता का गुस्सा और भड़क गया। हालात इतने तेजी से बिगड़े कि सोचिए, सिर्फ 24 घंटे के अंदर अंदर 9 सितंबर को प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली को इस्तीफा देना पड़ गया। और बस इसी के साथ देश में एक बहुत बड़ा राजनीतिक शून्य पैदा हो गया। अब इस राजनीतिक शून्य को भरना जरूरी था ताकि देश में कोई अराजकता न फैले। तो इसके लिए तुरंत कदम उठाए गए। जेन ज़ी के जो प्रतिनिधि थे और जो सेना प्रमुख थे, उनके बीच बातचीत हुई और इसके बाद पूर्व मुख्य न्यायाधीश सुशीला कार्की को 12 सितंबर को अंतरिम प्रधानमंत्री बना दिया गया। इसके साथ ही संसद को भंग कर दिया गया और ये भी तय हुआ कि 5 मार्च 2026 को नए चुनाव कराए जाएंगे। तो सवाल ये उठता है कि नेपाल आखिर इस ब्रेकिंग पॉइंट तक पहुंचा कैसे? देखिए, इसका जवाब किसी एक घटना में नहीं है। जवाब छिपा है पिछले कई दशकों की राजनीतिक अस्थिरता में। और यही अस्थिरता जनता की जो गहरी निराशा है, उसकी असली जड़ है। और ये जो निराशा थी ना, वो किसी एक नेता के खिलाफ नहीं थी, बल्कि ये पूरी की पूरी राजनीतिक व्यवस्था से थी। सोचकर देखिए, 2015 के बाद से नेपाल में 7 अलग-अलग सरकारी बनी, लेकिन सत्ता उन्हीं गिने चुने चेहरों के बीच घूमती रही। यूएमएल, माओवादी और नेपाली कांग्रेस के नेता बस बारी बारी से प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठते रहे, मानो जैसे कोई म्यूजिकल चेयर्स का खेल चल रहा हो। अच्छा, इस लगातार बदलाव ने एक बहुत ही अजीब सी चीज को जन्म दिया, जिसे हम आंतरिक स्थिरता कह सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि सरकारें तो बदलती रहीं, लेकिन अंदर का जो सिस्टम था वो जस का तस बना रहा। वही भाई भतीजावाद, वही भ्रष्टाचार, एक ऐसी पुरानी व्यवस्था जिसने देश के आर्थिक विकास पर मान लीजिए पूरी तरह से ब्रेक लगा दिया था। और इस राजनीतिक ठहराव का सबसे कड़वा असर पड़ा देश के युवाओं पर।
आंकड़े सच में चौंकाने वाले हैं। जहां पूरे देश में बेरोजगारी दर करीब करीब 5% है, वहीं युवाओं में ये 4 गुना ज्यादा, मतलब 20% से भी ज्यादा है। और ये सीधा सीधा नतीजा था अवसरों की कमी का और ठप पड़े आर्थिक विकास का। आज के संकट को अगर ठीक से समझना है तो हमें नेपाल की पिछले 35 साल की जो लंबी और पथरीली यात्रा रही है लोकतंत्र की तरफ, उसे देखना होगा। 1990 में लोकतंत्र की स्थापना तो हुई, लेकिन फिर 1996 में देश एक दशक लंबे माओवादी विद्रोह में फंस गया। 2008 में 440 साल पुरानी राजशाही जरूर खत्म हो गई। 2015 में एक नया संविधान भी आ गया, लेकिन राजनीतिक स्थिरता एक सपना ही बनकर रह गई। यहाँ पर एक बहुत ही महत्वपूर्ण अंतर समझना जरूरी है। 2025 के ये जो विरोध प्रदर्शन थे वो पिछले आंदोलनों से बिल्कुल अलग थे। देखिए, 1990 और 2006 के जो आंदोलन थे वो राजनीतिक दलों ने राजशाही के खिलाफ किए थे, लेकिन 2025 का जो ये आंदोलन था ये किसी एक सत्ता के खिलाफ नहीं था। ये तो पूरी की पूरी राजनीतिक व्यवस्था के खिलाफ जनता के सब्र का टूटा हुआ बांध था। अब देखिए, नेपाल की ये कहानी कोई अकेली नहीं है। अगर हम थोड़ा पीछे हटकर पूरे दक्षिण एशिया पर नजर डालें तो हमें अशांति का एक बड़ा पैटर्न दिखाई देता है। और नेपाल का ये जो संकट है वो इसी व्यापक क्षेत्रीय उथल-पुथल की एक और कड़ी है। ये जो 2020 का दशक रहा है, ये भारत के पड़ोस के लिए वाकई बड़ी राजनीतिक उथल-पुथल का दशक रहा। 2021 में म्यांमार में सैन्य तख्तापलट हुआ, अफगानिस्तान में तालिबान की वापसी हो गई, 2022 में श्रीलंका में आरा गलिया आंदोलन ने राष्ट्रपति को ही सत्ता से हटा दिया, और 2023 में पाकिस्तान भी बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शनों से हिल गया था। हाँ, ये बात सही है कि हर देश के संकट की वजह थोड़ी अलग है, लेकिन कुछ समानताएं बिल्कुल साफ नजर आती हैं। जैसे नेपाल और श्रीलंका में समस्या की जड़ में रहा राजनीतिक भ्रष्टाचार और भाई भतीजावाद, वहीं दूसरी तरफ म्यांमार और पाकिस्तान में अस्थिरता का एक बड़ा कारण सेना का भारी प्रभाव रहा है। तो इस क्षेत्रीय संदर्भ को ध्यान में रखते हुए अब सवाल ये है कि नेपाल के लिए आगे का रास्ता क्या है। देश इस वक्त एक संवैधानिक चौराहे पर खड़ा है और अंतरिम सरकार के सामने जो चुनौतियां हैं वही नेपाल का अगला अध्याय तय करेंगी। जो नई अंतरिम प्रधानमंत्री हैं सुशीला कार्की, उनके पास एक बहुत ही मुश्किल और सीमित जनादेश है। उनकी 3 मुख्य प्राथमिकताएं हैं। पहली, 5 मार्च 2026 को निष्पक्ष चुनाव कराना। दूसरी, विरोध प्रदर्शनों के दौरान जो पुलिस हिंसा हुई उसकी जवाबदेही तय करना। और तीसरी, उच्च स्तरीय भ्रष्टाचार के मामलों की जांच करके उन पर कार्रवाई करना। और इसी बीच इस संकट ने नेपाल की शासन प्रणाली की बनावट पर ही एक बड़ी बहस छेड़ दी है। कई लोगों का अब ये मानना है कि 2015 के संविधान में बुनियादी बदलाव की जरूरत है। सुझाव ये भी आ रहे हैं कि एक सीधे तौर पर चुने गए कार्यकारी प्रमुख का प्रावधान होना चाहिए और शायद जो मौजूदा संघीय ढांचा है उसे भी खत्म कर दिया जाए। लेकिन संविधान में इतने बड़े बुनियादी बदलाव करना बहुत जोखिम भरा हो सकता है। देखिए, संघीय ढांचे या आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली को कमजोर करने की कोई भी कोशिश मधेसी, जनजाति और थारू जैसे समुदायों को नाराज कर सकती है और इससे देश में विरोध प्रदर्शनों की एक नई लहर शुरू हो सकती है। और ये सब हमें सबसे आखिरी और सबसे महत्वपूर्ण सवाल पर ले आता है कि इन तमाम चुनौतियों के बीच नेपाल के लिए सबसे सही और सुरक्षित रास्ता क्या है। और जवाब एक ही है, चुनाव। लेकिन सिर्फ चुनाव नहीं, बल्कि निष्पक्ष चुनाव। इस पूरी उथल-पुथल के दौरान अगर हम भारत के रुख की बात करें तो वो बहुत ही सतर्क और सधा हुआ रहा है। भारत ने काफी संयमित बयान जारी किए हैं ताकि ऐसा न लगे कि वो नेपाल के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप कर रहा है, लेकिन साथ ही बातचीत के सभी रास्ते भी खुले रखे हैं। लगभग सभी एक्सपर्ट्स का भी यही मानना है कि इस समय पूरा ध्यान सिर्फ और सिर्फ लोकतांत्रिक प्रक्रिया को वापस पटरी पर लाने पर होना चाहिए। 5 मार्च को होने वाले शांतिपूर्ण, स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव ही नेपाल के लिए आगे बढ़ने का सबसे प्रैक्टिकल और सही रास्ता है, क्योंकि इस रास्ते से भटकने का मतलब होगा दशकों की मेहनत पर पानी फेर देना। अगर कुछ निहित स्वार्थी समूहों ने इस अस्थिरता का फायदा उठाकर कोई बड़ा या महत्वाकांक्षी कदम उठा लिया, तो एक ज्यादा लोकतांत्रिक और समावेशी नेपाल बनाने की दिशा में जो भी प्रगति हुई है वो सब एक झटके में खत्म हो सकती हैं। और ये हमें एक आखिरी और बहुत ही गहरे सवाल पर लाकर छोड़ देता है
क्या सिर्फ एक चुनाव दशकों की गहरी राजनीतिक अस्थिरता को खत्म करके किसी देश के लोकतांत्रिक भविष्य को सच में सुरक्षित कर सकता है? इसी सवाल का जवाब नेपाल का भविष्य तय करेगा। तो चलिए हमारे चौथे और अंतिम संपादकीय विषय पर आते हैं। ये केंद्रीय मंत्री हरदीप एस पुरी के एक लेख का विश्लेषण है जो प्रधानमंत्री की शासन शैली पर केंद्रित है। तो सवाल ये उठता है कि इस गवर्नेंस मॉडल में ऐसा क्या खास है। लेख का जो मूल तर्क है वो ये कहता है कि इसकी बुनियाद किसी करिश्मे या दिखावे पर नहीं बल्कि एक खास तरह के पेशेवर अनुशासन पर टिकी है। एक ऐसा अनुशासन जो किसी विजन को सिर्फ कागजों तक नहीं रखता बल्कि उसे मजबूत टिकाऊ सिस्टम में बदल देता है। तो ये अनुशासन आखिर है क्या? लेखक के मुताबिक इसका फोकस सिर्फ बड़ी बड़ी बातें करना नहीं बल्कि ऐसे सिस्टम बनाना है जो लंबे समय तक टिकें। यहाँ हर काम को कर्तव्य की तरह देखा जाता है और उसकी कामयाबी नारों से नहीं बल्कि जमीन पर दिखने वाले असल नतीजों से आंकी जाती है। चलिए अब ये समझते हैं कि ये अनुशासन असल में काम कैसे करता है। इसकी जो नींव है वो विकसित भारत के कॉन्सेप्ट पर रखी गई है। मतलब इसे सिर्फ एक सरकारी नारा नहीं बल्कि एक साझा लक्ष्य माना गया है जिसे हासिल करने के लिए हर किसी को मिलकर काम करना होगा। ठीक है, लक्ष्य तो बड़ा है, विकसित भारत, पर सवाल ये है कि इसे हासिल करने का तरीका क्या है। लेख के मुताबिक इसका जो मेथड है वो पूरी तरह से सिटीजन सेंट्रिक है, यानी नागरिक केंद्रित। और इस नागरिक केंद्रित अप्रोच के केंद्र में क्या है? वो है जन भागीदारी। अब इसका मतलब क्या है? इसे एक तरह की पार्टनरशिप समझिए, सरकार और लोगों के बीच। सरकार का काम है एक मजबूत प्लेटफॉर्म तैयार करना और लोग उस प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करके आगे बढ़ें। अब ये जो पार्टनरशिप है ये मुमकिन कैसे हुई? लेखक इसके लिए एक दिलचस्प शब्द इस्तेमाल करते हैं, प्लम्बिंग। मतलब एक फाउंडेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया गया। इसमें 3 चीजें शामिल हैं: डिजिटल पहचान, यूनिवर्सल बैंक खाते और रियल टाइम पेमेंट। इस त्रिकड़ी का मकसद सीधा सा है, ये सुनिश्चित करना कि सरकारी योजनाओं का फायदा सीधे लोगों तक पहुंचे बिना किसी लीकेज के। और इस पूरे सिस्टम की कामयाबी का लिटमस टेस्ट क्या है? मतलब इसे किस पैमाने पर परखा जाता है? लेखक के अनुसार वो पैमाना है अंत्योदय। इसका मतलब हुआ कि समाज के आखिरी पायदान पर खड़े व्यक्ति का विकास। ये सिर्फ एक नारा नहीं है बल्कि हर स्कीम की सफलता का सबसे बड़ा और असल पैमाना यही है। तो जाहिर है जब लक्ष्य समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचना हो तो गवर्नेंस के तरीके में यानी शासन चलाने की कला में बहुत ज्यादा क्लैरिटी होनी चाहिए। लेख इसी को शासन कला में स्पष्टता का नाम देता है। इसका एक बेहतरीन उदाहरण जीएसटी को लेकर अपनाए गए नजरिए में दिखता है। यहां पॉलिसी को किसी पत्थर की लकीर या एक स्थिर स्मारक की तरह नहीं देखा गया बल्कि उसे एक लिविंग इंस्ट्रूमेंट यानी एक जीवंत उपकरण की तरह माना गया जिसे अर्थव्यवस्था की जरूरतों के हिसाब से लगातार एडजस्ट किया जा सके। इस अप्रोच को और गहराई से समझने के लिए लेख में एक बहुत ही खास उदाहरण दिया गया है। ये असम के नुमालीगढ़ में एक बांस आधारित इथेनॉल प्लांट के दौरे का किस्सा है जो दिखाता है कि कैसे छोटी छोटी डिटेल्स पर भी ध्यान दिया जाता है। और यहाँ दिलचस्प बात सिर्फ प्लांट का दौरा नहीं है बल्कि उस दौरान पूछे गए सवाल हैं। ये सवाल कितने सटीक और गहरे थे, किसानों के पेमेंट से लेकर जेनेटिक इंजीनियरिंग तक, और ये भी कि क्या बांस के हर हिस्से का सही आर्थिक इस्तेमाल हो रहा है या नहीं। ये दिखाता है कि बात सिर्फ ऊपरी तौर पर नहीं बल्कि जड़ तक जाकर समझने की है। अब यही क्लैरिटी, यही स्पष्टता हमें एनर्जी पॉलिसी जैसे बेहद जरूरी क्षेत्रों में भी देखने को मिलती है। यहाँ ब्रीफिंग एकदम सीधी और सरल है। देश के लिए सप्लाई सुरक्षित करो, कीमतें आम आदमी की पहुंच में रखो और हमेशा उपभोक्ता को केंद्र में रखो। इन सबके पीछे का सिद्धांत एक ही है, अपना काम पूरी मेहनत से करो, नतीजे खुद बोलेंगे। पर सवाल यह है कि ये नतीजे आते कैसे हैं? आखिर इसके पीछे क्या है? लेख के मुताबिक इसका पूरा श्रेय प्रशासन के अंदर मौजूद एक खास वर्किंग कल्चर, एक कार्य संस्कृति को जाता है। तो ये डिसीजन मेकिंग प्रोसेस काम कैसे करता है? लेखक इसे 5 स्टेप्स में समझाते हैं। देखिए, सबसे पहले हर पक्ष की बात को ध्यान से सुनना। उसके बाद जटिल से जटिल मुद्दे को उसके मूल विकल्पों तक लाना। तीसरा, काम को पूरा करने की साफ जिम्मेदारी तय करना। चौथा, सफलता को मापने का एक ठोस पैमाना बनाना। और पांचवा, जो शायद सबसे जरूरी है, वो है लगातार फॉलो अप करना। तो कुल मिलाकर ये एक ऐसा कल्चर है जहां आपकी आवाज कितनी ऊंची है इससे फर्क नहीं पड़ता।
फर्क इससे पड़ता है कि आपके तर्क में कितना दम है। यहां तैयारी और डेटा को इनाम मिलता है, सिर्फ जोर-जोर से बोलने को नहीं। तो फिर इस पूरे विश्लेषण का निचोड़ क्या है? लेखक का निष्कर्ष यह है कि पब्लिक लाइफ में असली और स्थायी स्मारक कोई इमारत या ढांचा नहीं होता। असली स्मारक होते हैं वो संस्थान, वो प्लेटफॉर्म्स और वो मानक जो हर तरह के दबाव में ना सिर्फ टिके रहते हैं बल्कि समय के साथ और बेहतर होते जाते हैं। असली परफॉर्मेंस का पैमाना यही है। और लेख का ये विश्लेषण हमें एक बहुत ही जरूरी सवाल पर सोचने के लिए छोड़ जाता है। वो ये कि किसी भी देश के लिए लंबी दौड़ में क्या ज्यादा मायने रखता है, शासन का वो तरीका जो तात्कालिक वाहवाही या पब्लिक स्पेक्टेकल पे फोकस करे, या फिर वो तरीका जो चुपचाप मजबूत और टिकाऊ सिस्टम बनाने पर ध्यान दे जो देश की दिशा दशकों तक तय करे। यह वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर ये पसंद आया तो कृपया इसे शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।